अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके डब्बे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जब तक ये In the स्टेशन जो previous है lecture, इसमें we इस ट्रेन started की off with the विजिबिलिटी है, various इट विल बी error विच detection कॉल्ड schemes डुअल रिंग। और and इसके ऊपर जो covered मैकेनिज्म a couple बेसिकली of इट्स them. इट्स इन सॉर्ट ऑफ Any question, इज any लिटिल doubt डिफरेंट in देन द those? ईथरनेट इफर कर लेंगे एंड देन यू विल emit out your frame like this which would be तो 1 माइक्रोसेकंड की नॉइज है, डाटा रेट ये है, कितनी बिट्स खराब होंगी? इट मीन स्टिल 100 बिट्स खराब हो जाएंगी, तो 100 बिट्स कम तो नहीं होती। They have some information in पूरा them, एक so बार there is a रिपीट very करो, minute noise which can पूरा destroy a लेक्चर lot रिपीट of करो। bits. So there should be mechanisms जो कि उसको correct कर घर सके. जाके Like in पढ़ा this case, for example, if you see, this is the first bit in error, this is the last bit in error. So the burst error is defined. ब्लर के लिए बिल्कुल फिलहाल ये इसमें देखो, इसमें ऑप्शन होगी, है कुछ ऑप्शन है बंद करने का नहीं बात। अच्छा, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स भेजे भी थे यार, ये लेक्चर कौन से यार, और अगर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। और उसकी स्लाइड्स भी मैंने आपको भेजी थी और वीडियो लेक्चर भी भेजे थे 2। ठीक है, व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आप आपके पास अगर लैपटॉप से आप करना चाहते हैं क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग, तो यूबंटू पर या लिनक्स पे कर सकते हैं। और अगर आपने लैब पे करनी है तो इंशाल्लाह वी हैव द लैब सेशन इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में 12 से 3 जो है, हम कॉर्नर पे जो हमारी कंप्यूटर लैब है वहाँ पे 15 से 20 कंप्यूटर्स हैं जिसमें लिनक्स और यूबंटू इंस्टॉल्ड है। तो जीसीसी पे आप आके कोड को कंपाइल करें, रन करके देखें। कोड इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, बीच गाइड के अंदर कोड दिया हुआ है, बीच गाइड में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। लेक्चर स्लाइड्स के अंदर भी कोड क्लाइंट सर्वर दोनों का मौजूद है। लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको कंटेंट समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से सॉकेट ओपनिंग, बाइंडिंग, सेंडिंग, रिसीविंग होनी है। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ यू नीड टू नो दी सिस्टम कॉल्स, और वो काफ़ी अच्छी आई है। ट्राई टू एक्सप्लेन इन दोज लेक्चर्स। ठीक है, स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसकी ब्लरीनेस को थोड़ा सा छोड़ दो। आप एक मिनट, मेरे ख्याल में अभी ठीक हो गया। बस ये ठीक। अच्छा, जो मैं आपसे बता रहा था, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। मैंने कहा है कि क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग का मैंने आपको 2 लेक्चर्स भेजे हैं, उनको देख लीजिए। डिफरेंट जो सिस्टम कॉल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में मैंने कवर की हुई है। ठीक है, लेक्चर स्लाइड्स भी आपको भेजी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल हैव द लैब सेशन। लेक्चर्स को सुन के आएँ और नोट्स बना कर आएँ। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। और अपने लैपटॉप पे अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको ले आइए। अदरवाइज हमारे पास 15 से 20 सिस्टम्स हैं लैब के अंदर, आप उस पर भी काम करके उन्हीं कोड्स को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
ठीक है। हमारे पास इसके जो लेयर्स हमने पढ़ी हैं उसमें जो डिफरेंट फंक्शंस थे, जो मुख्तलिफ हमने काम देखे कि किस तरीके से हम पोर्ट एड्रेसेस देते हैं, किस तरीके से हम आईपी एड्रेसेस देते हैं, किस तरीके से हम फिजिकल एड्रेस देते हैं, वो सारे के सारे उन सिस्टम्स कॉल में डिस्क्राइब हुए हुए बताए हुए कि किस तरीके से एक सिस्टम प्रोग्रामर जो है वो चीज़ों को चेंज करके डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ दी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर उसको आप एक दफ़ा कर लें। हमने कोई बहुत डेप्थ में नहीं जाना नेटवर्क प्रोग्रामिंग के। नेटवर्क प्रोग्रामिंग का अलग से कोर्स ऑफर होता है जिसमें इन डेप्थ चीज़ें कवर होती हैं। दिस इज जस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्लाइंट सर्वर को बाइंड करना आ जाए और एक सिंपल कुछ डाटा आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सकें। ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेस लाइन फॉर ऑल दी नेटवर्क प्रोग्राम्स, फॉर ऑल दी नेटवर्क सिस्टम्स। जो भी मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जो भी मॉडर्न नेटवर्क्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडलिंग या क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। So that idea is good to have, and to implement that with your own hands, you will get more elevated or better to get the feelings कि वो किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, अभी आपने देखा नहीं, अगर आप पहले देख लें लेक्चर तो मैं ख्याल ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकता। फाइल सर्च कोई नहीं है, आप एक कुछ थोड़ा सा डाटा जो है उसमें फाइल के हम नहीं भेजेंगे, एफटीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हम सिंपल प्रोग्राम के थ्रू एक सिंगल सेंटेंस जो है वो ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पीसीज में भी कर सकते हैं, सेम पीसी में भी कर सकते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें एक आईपी एड्रेस 127 का जो ग्रुप है उसको अगर आप जब भी असाइन करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर से ही वापस लौट के आ जाता है। तो आपके जो क्लाइंट और सर्वर एक ही सिस्टम पे खुले हुए हैं वहां पे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया इज द सेम, आप डिफरेंट पीसीज पे भी कर सकते हो। देन यू नीड टू नो द आईपी एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम। अदरवाइज आप सेम सिस्टम पे अगर ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हो तो 127 के ब्लॉक के अंदर से आप कोई भी आईपी एड्रेस देंगे तो वो सेम सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द आइडिया दैट। और वो उसको एक दफ़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूं कि हमारा लैब सेशन होगा आखिरी वाली लैब के अंदर। ठीक है, तो 12 बजे आप कोशिश करें कि पहुंच जाएं ताकि टाइमली जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और एक दफ़ा अगर खुद करके आएंगे डाउट्स के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज बेशक यहाँ पे भी आके आप कर सकते हैं। Okay, so the reference for the lecture is chapter 11 of your book, right? And plus there is Stephen guide and Beach guide जो कि लेक्चर के अंदर मैंने मेंशन की हुई है। Okay, so last lecture में हमने if I go to the हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म के ऊपर काम किया था और इसको देखा था। कौन कौन नहीं था आप में से लेक्चर में? काफी सारे नहीं थे मेरे ख्याल में, तो बाद में देख लिया था लेक्चर, बिकॉज मैं आज क्विज लूंगा इसके अंदर से, तो शुड बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ इट। तो हमने पैरिटी स्कीम्स पे बात की थी, फिर हमने पैरिटी स्कीम्स 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इनको देखा था। उसके बाद फिर हम की फिर एग्जांपल्स करके हमने सीआरसी जनरेशन एंड चेकिंग के ऊपर चले गए थे। पॉलिनोमियल्स की बनाने का तरीका और पॉलिनोमियल्स किस तरह से डिफाइन होती हैं, दोज वर सीन। हाउ वी go and how we transmit the bits and how we can check them, उन चीज़ों के ऊपर गौर किया था। ठीक हो गया, और फिर परफॉर्मेंस इनसे क्या परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और नाउ the next topic which we were on is the checksum, is another type of mechanism which is used for the error checking. So if I just, do you like to have the quiz at start or in between? तुमसे नहीं पूछ रहा मैं, बाकियों से पूछ रहा हूँ। ब्रेक के बाद नहीं होता कोई? देख लें आपस में डिसाइड कर लें। एक ना लेने वाला ग्रुप भी है वैसे। चले, okay, let's have a quiz right now.
गुड कि अभी आप फौरन जो है वो दे दें, ठीक है। Who all are in favor of right now? Raise your hands. अभी के हक में कौन है, ताकि जो डाउट है उसको हम अभी क्लियर करें ना, उसके अंदर क्विज देंगे, कोई शकूक शुबात होंगे उसको करते हुए फिर अगले चीज पे आ जाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम दी CRC, ठीक है। सो लेट्स हैव द क्विज, दिस इज द क्विज। एक पेज खोल लीजिए। राइट योर नेम एंड ID। Okay, it's an open notes quiz. अगर आप if you have the quiz, if you have made some notes, open notes, but no laptop, no issue, ठीक है। Write your name and ID. Quiz number 3। क्लास में आया करेंगे, ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं क्विज लूंगा, ठीक है। एंड क्विज की वेटेज इज अराउंड 20% इन द ग्रेड 20, 20%, ठीक है जी। रेडी? सो क्विज हैज गॉट 3 पार्ट्स, A, B and C, as shown on this slide. The distribution is 2, 2 and 6. 2 marks for part A, 2 marks for part B, 6 marks for part C.
Half time is left. Who all cannot do it? किन किन को नहीं समझ आई कैसे होगा? किन किन को श्योर है कि कर लेंगे? अच्छा, बाकी तुम्हें श्योर है? चलो ऐसा लेट्स डू इट टुगेदर. चलें, खुद साथ मिलके करते हैं. ठीक है. Okay, so x4 plus x square plus 1 as a divisor in CRC error checking. So if we have to select it as CRC as a divisor, तो divisor के ऊपर हमने कहा था कि there has to be at least two conditions which it must satisfy. It should be divisible by x plus 1 and it should not be divisible by x. So we need to check it out. किस तरह check करेंगे? x4 का क्या मतलब है? 1 0 1 0 1. ठीक है, तो x plus 1 is 1 1. आप जब इसको चेक करने जाएंगे तो इट वुड बी, क्या जवाब आएगा? ये खत्म हो जाएगा, ऊपर से 1 उतर आएगा. नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों खत्म हो गए.
एक 0 उतरेगा। दूसरा भी उतारना है तो आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 1 उतर आएगा। फिर आप 1 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। क्या आंसर है? सो इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 1 1। रिमाइंडर आ रहा है ना? इट्स नॉट डिविजिबल बाय 1 1। तो ये कंडीशन पूरी करता है? करता है? नहीं करता, तो स्ट्रेट अवे वी कैन से कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिवाइजर, बिकॉज जो मिनिमम कंडीशंस है वो ये पूरी नहीं कर रहा। दूसरे से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी नहीं की दूसरी पूरी कर भी देता है, तो इट मीन्स इट्स नॉट ओके। So we can say, okay जी, this particular divisor is not suitable to be used as CRC. But चूंकि अभी हमने we have to proceed forward and go for the second answer. Let's do it. कोई बात नहीं, इसको यूज किया, गलत कर दिया, लेकिन it cannot be used at the moment. Second part states कि जी okay, if you select this as your divisor, then what CRC scheme this will be? अच्छा, फॉर ऑल दो जो कि पिछली क्लास में नहीं थे, हम इसको अब नेक्स्ट अगर से यहाँ सेटिस्फाई हो जाता, एज्यूम के सेटिस्फाई हो जाता, अगर इसको मैंने सेटिस्फाई करना था तो कैसे सेटिस्फाई करता मैं? दिस शुड हैव बीन 0। अगर ये भी 0 उतरता तो क्या होता इसमें? 1 1 आते। नेक्स्ट केस में ये 1 1 से खत्म हो जाते। ठीक है, तो ये ओके हो जाता। सेकंड केस ये था कि इसी को लेके आप चलते और आप इसको आपने 1 0 से डिवाइड करना था, तो 1 0 से इस केस के अंदर, क्योंकि आखिर में अगर आप देखें जाके तो बचता है 1 0, तो ये डिवाइड हो जाता। तो सेकंड केस को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको इसको नहीं करना चाहिए। देखें ना, पूरा लेके चलते तो आखिर में क्या आया था? 1 0 आया था। 1 से जब आखिर टाइम पे मैं मल्टीप्लाई करता तो ये 1 0 कैंसिल कर देता। सो इट मीन्स इट इज गोइंग ऑपोजिट वे। द कंडीशन विच हैज टू बी satisfied, it's not satisfying. The condition which has to be neglected, it is satisfying it. So both the conditions are not being done, so it means this is not a suitable divisor. तो फर्स्ट आंसर ये है। सेकंड ये है कि अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है तो सीआरसी स्कीम का नाम क्या होगा? तो क्या नाम होगा? शहबाज इज हियर, यूसुफ अली, यूसुफ अली है। इस सीआरसी को हम क्या कहेंगे? CRC 10 कहेंगे, CRC 6 कहेंगे, CRC 7 कहेंगे, CRC 8 कहेंगे, CRC 18 कहेंगे। साबिर रहमान, CRC 12 कहेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या? सॉरी, शफीक। क्या कहेंगे? CRC 4 कहेंगे। ठीक है, एनीबडी एल्स? फराज क्या कहेंगे? CRC 12 कहेंगे। हाँ जी, पीछे कौन बैठा हुआ है? अपना जवाद जी। जवाद क्लास में नहीं थे? अच्छा, आपके साथ आप फर्स्ट टाइम आए हो? क्या नाम है आपका? नदीम जी। नदीम, कोई है आइडिया सीआरसी स्कीम का नाम क्या होगा? आप MSCS में हो एनरोल्ड? कंप्यूटर MSTN में पहला सेमेस्टर है और पहली क्लास है आज। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या? तारिक। हाँ, तारिक। नहीं देखा भी नहीं लेक्चर पिछला वाला जी। नजम, CRC 4। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी, वकास। क्या है? CRC 4 श्योर? सिक्स। इमरान 5। हाँ जी, 4 क्यों? highest degree of polynomial is the CRC scheme, so this is CRC 4। जो आपका डिवाइजर होता है उसमें एक बिट CRC से ज्यादा होती है, तो इसमें 5 बिट्स हैं। 1 2 3 4 5 बिट्स हैं, तो जो CRC की बिट्स अटैच होंगी वो 4 होंगी अटैच, तो ये CRC 4 है और बेसिकली निकल आती है CRC के हायर डिग्री पॉलिनोमियल के साथ। सो इट इज अ CRC 4 स्कीम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कि अगर आपने इस पॉलिनोमियल को यूज करना है और एक डाटा ट्रांसमिट करना है, तो वो डाटा जो है डेफिनेटली इट हैज टू बी ऑफ सम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द CRC। आज भराई हो रही है।
चुप हो गया थोड़ा सा। सो सीआरसी बिट्स क्रिएट करनी है आपने, तो किस तरह से करेंगे हम? हमारे पास जो बिट्स हैं वो डाटा बिट्स हैं। अब CRC4 स्कीम है तो मैंने 4 जीरोस अपेंड करने हैं, ऐसा ही है ना, 1 2 3 4। और जो मेरी पॉलिनोमियल है जिसको मैं डिवाइजर ले रहा हूँ, उसको मैंने उससे इसको डिवाइड करना है। वो क्या है? वो है जी 1 0 1 0 1, यही है ना, x4 x square and 1, so it means it is 1 0 1 0 1. So what we'll do, we'll start division. ठीक है, again next, छोटा है, एक जीरो लगा के एक और, सॉरी हमने कहा कि ये हम डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं बाई, ये डिवीजन उस तरह की डिवीजन नहीं जो आप जिसको, ठीक है, डिवीजन ये है कि आपके बिट्स सेम है तो आंसर इज 0, इफ बिट्स आर डिफरेंट द आंसर इज 1। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, बिल्कुल, इसको हम बाइनरी डिवीजन कहते हैं, सॉरी बाइनरी डिवीजन। सो दिस इज फाइन। नाउ अगेन 5 बिट्स, एक जीरो मैंने लगा के एक और बिट उतार दिया, ठीक है। नेक्स्ट जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, दिस गोस टू 0 1 0 0 0, 3 बिट्स खत्म हो गई। मुझे अब यहाँ पर एक तो दिस 1, इफ आई एम डूइंग इट करेक्टली, तो ये 1 उतारा है मैंने, फिर ये वाला 1 इधर उतार चुके हैं, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ये वाला 1 उतरेगा। लेकिन चूंकि ये कम है तो मुझे 2 जीरोस और उतारने पड़ेंगे, तो यहाँ मुझे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा मैं 1 से इसको लेके चलूंगा, 1 1 0 1, so the answer is this goes to 0, this goes to 0, this goes to 0, this goes to 0, and this goes to 1. So this finishes, this finishes, this finishes, this finishes. I'm left with 1. अब मैं उतार क्या चुका हूँ, ये 2 जीरोस मैं ऑलरेडी उतार चुका हूँ यहाँ पर, तो I'm left with 2 zeros, तो ये 2 जीरो उतर आएंगे, ठीक है। और चूंकि ये 4 बिट का है तो मैं I'll keep this 0 with me intact, तो मेरे पास जो CRC है वो ये बनेगा, this is my CRC, क्योंकि मैंने अब नेक्स्ट में इन जीरोस को रिप्लेस कर देना है आखिरी 4 बिट से, जो रिमाइंडर बच जाते हैं, और वो रिमाइंडर ये हैं 0 1 0 0। नाउ दिस इज द ट्रांसमिशन साइड, सो इट मींस आई विल सेंड द बिट्स 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0 1 0 0, ये 4 CRC के बिट्स साथ जाएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? any anomaly, anything which is not understood? हमने क्या कहा था कि 4 जीरोस को लगा के हम उसको डिवाइड करते हैं, and whatever the remainder is left, that is taken as CRC, and that remainder has to be of 4 bits. Okay, let me show you the slide which we did earlier. क्या वाली स्लाइड की थी हमने? देखिए क्या हुआ था, हम डिवाइड करते चले गए, आखिर में हमारे पास जो 3 बिट्स बच गई रिमाइंडर की, हमने कहा जी कि जो 3 बिट्स है बेसिकली ये हमारा CRC है, और
सो जो 3 बिट्स हमने अपेंड की थी उनकी मदद से हमने ये 3 बिट्स कंप्यूट किए व्हिच इज द रिमाइंडर। सो these bits now go along with the data bits। ऐसे ही है। और जब हम दोबारा डिवाइड करते हैं, डिवाइजर दोनों साइड पे अवेलेबल होता है, ट्रांसमीटर साइड पे भी, रिसीवर साइड पे भी। ठीक है, इसकी बिजली चली गई एक बार ना। ओके, सो अब क्या हुआ, जब ये रिमाइंडर इसके साथ अटैच करेंगे तो यही तो बच रहा था आखिर में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर तो इन बिट्स में कोई खराबी नहीं है, नो बिट हैज चेंज्ड इट्स मीनिंग, the same remainder would be available at the end, which would be now divided by that divisor, and it will finish off. Result would be all 0. So it would be accepted. Okay, ji, data bits have been received correctly. Right? Any doubt? So in this way, CRC scheme works. You do the binary division, get the remainder, append the remainder with the bits, and send it across. It is received. Again, the procedure is repeated by the same divisor. Divisor is known by both the ends, receiver and transmitter, performs the action. If everything finishes off, it is accepted. ठीक है? क्या करें, ब्रेक जल्दी कर लें? चल ऐसा करें, आप नमाज पढ़ लें, फिर मैं 1:30 में दोबारा शुरू करते हैं, तो हो सकता है शायद रुक जाए थोड़ा सा। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अपने कैंडिडेट जमा कराते हैं।
अच्छा मैं भी खोलता हूँ आपका। अच्छा, मेरे पास हमें 18 फरवरी वाला अच्छा था ना। डबल ट्रिपल एक ही आ रही है बस। तो आप मुझे यूएसबी दो ना, इसको ले लो। और वायरस तो नहीं है? ये वाला लेक्चर कॉपी कर दो ये और अच्छा बाकी अभी इसमें इस वक्त मेरे पास पता नहीं, मैंने शायद कुछ 4 लेक्चर्स तो इसमें हैं, फौरन नजर आ रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ और लेक्चर्स कहीं और हो, फिर आप कुछ नेट से ही देख लेना। इमेज का एक फोल्डर बना देता है, अगर इसको ना खोलना। अब यूएस में बना दिया इसने। इसको मैं देखता हूँ इमेजेस होटल वायरस कैसे निकलेगा। हो गया, इसमें 4 लेक्चर्स कॉपी हो गए। नो इश्यूज, बिल्कुल 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 ठीक है। नहीं, वो तो मिस हुए ना, वो तो मैंने आपसे कहा है कि मैं, आप मुझे याद कराओगे ना तो मैं आपके एंड टर्म में उनको एडजस्ट कर लूंगा, वो कोई इशू नहीं है, वो कर लेंगे। असाइनमेंट सारी दे दी है आपने? आपने असाइनमेंट चेक कर ली है? मुझे कर दी सर असाइनमेंट, मुझे मार्क्स सेंड कर दो, मुझे दे दो ताकि मैं इनके हवाले कर दूँ, उसमें कोई नहीं है। हाँ, वो इनको मैंने टेक होम टाइप शायद दे दिया था कि करके लाएंगे इसको। वो आज लाएंगे, आज देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ, और बताओ। अब देखो ना, ये धड़ाधड़ चल रहा है तो ऐसे नहीं हो सकता उस तरफ वाले का किसी कमरे में मिल जाए मुझे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, वो कोने में।
अच्छा चलो उधर कर लो, उधर कर लो, उधर कर लो, ठीक। अच्छा, प्रेजेंटेशन क्या मतलब कोई स्टूडेंट्स की हो गई? मुझे तो आपको अच्छा गुड। ठीक है, ठीक है, चलो गुड। ले आओ, मैंने को भी ब्रेक दिया था क्योंकि मैंने कहा शोर बहुत हो रहा है, आप दूसरी अरेंज कर लो, मुझे बता दो। Shading templates, system, prevent access to registry editing. Disable. Make it disable. Make it disable. Origin. Origin. What?
नॉट डिलीट as you have 32 minutes left, ठीक है। फोल्डर तो है ही नहीं, इमेजेस। ये this issue of the construction is causing us trouble, so we have to bear it out. So let's move forward, and I hope it's somehow a little bit visible, कुछ नजर आ रहा है, सही है। So करीब करीब हो सकते हैं तो हो जाइए आप, ताकि इस तरीके से जाना। मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था काइंडली वो नजर को दे दें ताकि मुझे हैंड ओवर कर दें। जो लोग लेट आए हैं दे कैन गिव देयर असाइनमेंट्स इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है, नो इशू। लेकिन ये कि खुद करें। माय एम इज नॉट टू पेनलाइज यू फॉर नॉट डूइंग द असाइनमेंट्स, बट
जो भी करें वो खुद करें। तो बेशक आप इस वजह से लेट हो जाते हैं तो जस्ट लेट मी नो, और बजाय कि किसी से कॉपी करने के अटेम्प्ट खुद कीजिए, और ताकि आप उसकी जो 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 उसकी थीम है वो आप तक पहुंच सके। सिर्फ कॉपी करने से शायद वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसी लैब में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, जो कि लैब सेशन होगा। उसके लेक्चर स्लाइड्स मैंने आपसे, और उसकी वीडियो स्लाइड्स ऑलरेडी, या वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसको लाजमी देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए उन चीज़ों का। और यहाँ पर आके आपने उसको नेक्स्ट क्लास में मुर्तज़ा वुड बी हेयर, जो कि पहले छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद वो आपके ऊपर आपके साथ असिस्ट करेगा आपके सिस्टम्स के ऊपर चीज़ों को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। Okay, now coming on to the checksum, we have covered the CRC. CRC मैंने आपसे कहा था अभी लास्ट जो हमने क्विज भी किया उसमें we have to apply the extra bits. Those extra bits are the remainder of the binary division, and once they are computed, they are sent along with the actual data bits. Once they are received on the other side, receiver also checks them against the uh, same divisor polynomial, and if the result is all null, then it is accepted. If it is not giving you the all zeros, then it is ask for the retransmission. The another scheme for checking the error is checksum. Checksum is also again a very popular scheme. This works based on addition, but here the addition is a little different. The receiver follows, in fact, the sender follows these steps like it divides the total number of bits into k bits each. In this way, or n bits each of k sections. So if there are 10, for example, 10 bits total, so maybe 5 bits of each chunk. So it would be a 5-bit checksum. Accordingly, all sections are added. Sum is complemented, and if it becomes the checksum, this checksum is sent along with the data. On the receiver side, again the scheme is known. So again, it is divided into k sections. All sections are again added. Sum is complemented. If the result comes out to be all zeros, then it is accepted. Otherwise, it is rejected. So in fact, if we see the types, there are three popular types. One is the traditional checksum. Another one, advanced schemes, are the Fletcher checksum and Adler checksum. Again, I'll give you a research paper on Adler, how the Adler has been devised. You have to go through in the next assignment जो हमने दूंगा आपको उसमें checksum की एक type है उसको आपने डिटेल में देखना है. But here we'll do some of the numericals for the same sections. So coming on to the traditional checksum, so this is the graphical representation. We divide the entire data into k sections of n bits each. This is done by the receiver as well as by the sender both. Sender performs the complementation, and then whatever is achieved is the checksum that is sent along with the n bits. So here, this section we are sending the bits as well as we are sending the checksum, and checksum has been obtained here. Okay. So this checksum is based on the complementation. All the bits are added. Here we have a checksum of all zeros. The result is complemented. So the checksum is achieved, which is placed here in place of the checksum. So that checksum goes along with the n bits. Again, the data bits are summed up. It's complemented, and if the result is all zeros, the data is kept. Otherwise, it is discarded. So let's do an example. Suppose the following block of 16-bit is to be sent. Okay, the traditional checksum is also called modulo 65535 addition because it's a ones complement method. So here, for example, if we have 16 bits, if it's a 8-bit checksum, so we'll divide into 8 bits each. 8-bit chunk here and 8-bit chunk of the other bits. So both of these are added together. So जब इसको आप add करेंगे, so binary addition जो है उसमें आप क्या करते हैं? 1 plus 1 is 0. 1 is taken as a carry. It comes down as it is. When 0 is added with 0, you get a 0. 1 plus 1 is again 0, and 1 is added here. 1 plus 1 is again 0. So 1 comes in here. Then 1, 1, 1. 3 ones is equivalent to double 1. So 1 is kept. 1 is
taken as a carry that comes in here and then 1. ठीक है जी. So this is how these are added. It's complemented. So complemented means a 1 is made 0 and a 0 is made 1. So we'll have 3 zeros, 1 1 0 1. So this will become the checksum. This checksum will go along with the data bits. So you see here we have 16 bit of data and 8 bits of checksum. This goes along with the data bits. It is received on the other side. Now suppose the receiver receives the pattern sent and there is no error. So all the bits will be received correctly. So again it will make sections of 8 bits each. In this scenario now there would be 3 sections. Now again addition would be done. 1 1 1, 3 ones added, you get a 1 and a 1 is carried here. That one comes down as it is. ठीक है, विजिबल है ना सामने? तीनों को सम कर रहे हैं ना, क्योंकि सारा का सारा डाटा मिला ना आपको, रिसीवर को सब कुछ वो आएगा ना, आएगा ना. उसको तो इस एल्गोरिथम का पता है कि मैंने 8 बिट्स के चंक्स बनाने हैं, 8 बिट्स में उसको इस तरह के 3 चंक्स मिल जाएंगे, तीनों को ऐड करेगा. सो रिजल्ट्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड. दिस इज 1, अगेन दिस 1 इज कैरिड, इट गोज डाउन एज इट इज. यहाँ पे 2 जीरोस है, 1 1 है, तो ये 1 आ जाता है. ठीक है, 3 वंस में एक 1 के साथ एक 1 कैरी हो गया, फिर 3 के साथ एक 1 में एक 1 कैरी हो गया, फिर 3 वंस में एक 1 के साथ एक 1 कैरी हो गया. वो 1 comes in here and the last one comes in here. So this result is correct. All ones comes in here. It's complemented again and the result is all zeros. If the result is all 0, it means that the pattern is okay. If it is not all zeros, then the pattern is rejected and the retransmission is asked. So say for example now if error occurs, as I told you, this computation is modulo 65535. We'll see shortly once we go towards the Adler or Fletcher checksum that over there the binary addition is little difficult. So we go for the decimal addition. So वहाँ पे हम करते हैं कि जब भी रिजल्ट हमारा एक खास नंबर से बड़ा होता है तो हम उससे सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर को लिखते हैं. यहाँ भी वही काम हो रहा है लेकिन बाइनरी में हो रहा है. सो वी कॉल इट मॉड्यूलो 65535 एडिशन. अगर हम इसी काम को बाइनरी में करना चाहें तो कर सकते हैं. We can make a binary number of this, we can make a binary number of this, we can make a binary number of this. We add them together. Whenever the total result goes beyond 65535, we subtract it from the number and write down the remainder. That is the basic principle. So, but it's easier in the traditional checksum to work with the binary, so we are working it with the binary. So here now we are having some error. वो भी कर सकते हैं लेकिन किसी एक नोटेशन में रहना ठीक रहता है. इफ यू मेक नंबर ऑफ मिक्स्ड रोटेशंस, आप ये भी कर सकते हो, यू आर राइट, कि आप इसको बाइनरी में, इसको बाइनरी में, इसको बाइनरी में, लेकिन आप उसका मतलब यही हुआ कि आप इसको बाइनरी में ही करना चाह रहे हो ना. आप सिर्फ जान छुड़ाना चाह रहे हैं इस बात से कि बाइनरी एडिशन आपको शायद मुश्किल लग रही है, डेसिमल एडिशन आसान होगी. ऐसे ही है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दे ऑल आर इन दी डेसिमल नंबर्स, वी कैन डू दिस एडिशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेकसम इन दी डेसिमल एज वेल. उसमें what we do the modulo 65535 एडिशन. जब इसको हम ऐड करेंगे तो नंबर हो सकता है आ जाए आपके पास 65536. सो इट इज बियॉन्ड 65535. तो हम क्या करेंगे कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नंबर बाकी बचेगा वो लिख देंगे रिमाइंडर. दैट इज हाउ इट इज डन. सो इम्प्लीमेंटेशन इन दी डेसिमल इज modulo 65535 और वंस कॉम्प्लीमेंट इसका इक्विवेलेंट ऑपरेशन है बाइनरी एडिशन के अंदर. तो हम यहाँ पे बाइनरी में चूंकि वंस कॉम्प्लीमेंट लेना आसान होता है, so we are doing it with the binary, but we'll shortly see in the other schemes जहाँ पे एडलर और फ्लेचर है, वहाँ पे ये बाइनरी में करना आसान नहीं है. वहाँ पे it's easier to go with the decimal numbers. So वहाँ पे हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, but here it's okay. So now again we do the same thing. The data is not correct, but we'll make the chunks of, or receiver will make the chunks of 8 bits each. 8 bits, 8 bits और 8 bits. इसमें checksum भी शामिल है. Again the addition would be completed or carried out like ये 3 ones हैं. इनको जब आप ऐड करें तो 1 मिलता है, एक 1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, फिर 2 वंस के साथ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा. फिर 3 वंस में 1 आ जाएगा और एक 1 इधर कैरी हो जाएगा. ठीक है, 4 वंस आ रहे हैं तो 4 वंस इज इक्वल टू, इट्स अ बाइनरी 1 0 0. वो 1 जो है वो दूसरे
एक डिजिट छोड़ के अगले डिजिट पे चढ़ा जाता है क्योंकि इट्स इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल बाइनरी में 100 के बराबर होता है, तो 0 इज हियर राइट, एंड तो जो 1 यहाँ पे बनता है आपके पास जो इधर कैरी ऑन होना था वो इधर चला जाएगा, ठीक है राइट। अगेन इट्स अ बाइनरी 1 1 इट्स अ 0 राइट। पार्शियल सम में नहीं, वो शिफ्ट इसलिए शिफ्ट नहीं किया हुआ, वो असल में लिखते हुए टाइपिंग में इधर चला गया। नहीं, इसको मैं आप इधर से इसको असल में सिर्फ ये हुआ है कि वो टाइपिंग में इधर चला गया और यहाँ विजिबल नहीं है। अभी ठीक हो जाएगा, अब सही है, खुश चले, अभी ठीक है जी। ओके, टेस्ट इज नॉट ऑफ योर बाइनरी एडिशन, इसका टेस्ट नहीं है कि आपने आप यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स में आप ऐड कर सकते हैं आराम से। तो अल्टीमेटली आपके पास जब इसको आप ऐड करेंगे, सो फाइनली वंस यू डू दी बाइनरी एडिशन, चाहे इसको आप डेसिमल में ऐड करें करके कन्वर्ट कर लें, फिर दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, या कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट बाइनरी से कर लें। मैं आपका इसका चेक नहीं कर रहा हूँ कि जी आपको बाइनरी एडिशन आती कि नहीं आती, बट यू ऐड देम टुगेदर, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ थिंग। जो आखिरी वन होता है दैट गोज इनटू द फर्स्ट लोकेशन and then it is added, so this would be the result of binary addition। और अगर इसको आप कॉम्प्लीमेंट करें तो ये नंबर आता है, this number is not all zeros, so if it is not all zeros it means it will not be accepted because checksum fail हो गया, ठीक है, is it fine? मैंने कहा कि जब आपसे ये जब आखिरी आप वंस को ऐड करते हैं ना, 1 1 और इधर एक 1 कैरी हो रहा था, तो ये डबल 1 बन गया, तो 1 एक इधर आ गया और एक कैरी आगे पॉसिबल नहीं है, तो वो फर्स्ट लोकेशन पे चला जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर ऐड हो जाता है, तो 1 1 में ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये नंबर मिल जाएगा आपको जो इधर लिखा हुआ। इस नंबर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग ऑल जीरोज, 0 तो आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो कैरी ना हुआ ना, कैरी तो वही होता है जो 0 से बड़ा होता है, 0 को तो कैरी करते ही नहीं कभी हम, क्या ख्याल है, नहीं करते। So this is how it is done. So I hope this is okay. Checksum checking, checksum बनाना और checksum को check करना. This is how it can be done for the 16-bit checksum. Now there are schemes यहाँ पे 16-bit checksum implemented है, कुछ schemes है 32-bit checksum implemented है, कुछ schemes है 8-bit checksum implemented. But checksum की theory यही है. You do the binary addition, get the checksum after complementing, send it along with the data. If the bits are not in error, it would be accepted. क्योंकि दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो ऑल जीरोस आ जाएंगे, अगर बिट्स में एरर्स होंगे तो इस स्कीम के अंदर वो चेक हो जाएगा और उसको आप रीट्रांसमिशन से दोबारा मांग लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी दिस वाज द ट्रेडिशनल चेकसम, कमिंग ऑन टू दी अनदर स्कीम व्हिच इज द एडवांस्ड वर्जन फ्लेचर चेकसम। सो फ्लेचर चेकसम वाज डिवाइस्ड टू वेट ईच डाटा आइटम। इससे पिछले वाले केस में हमने जो चंक्स बनाए थे उनको वेट नहीं किया था, बस सिंपल उनको ऐड कर दिया। नाउ हियर देयर इज a different style of working. What we do, we weight the data items according to their positions. So in fact there are two algorithms for the Fletcher. One is the 8-bit Fletcher checksum and second is the 16-bit Fletcher checksum. 8-bit of Fletcher checksum, it works on 8-bit data items and it creates a 16-bit checksum. It takes 8 bits of chunks and ultimately creates 16-bit checksum which goes along with the data. Calculation is modulo 256. It's not 65536. It is modulo 256. So whatever results you add, if the results are going beyond 256, they are subtracted and the remainder is written. We'll see this in the example. Whereas the second algorithm is 16-bit, which works on 16-bit of data items and creates a 32-bit checksum. Right? So this is the okay, it's not visible, but in fact this is the flow diagram of the same checksum. Ultimately यहाँ पे आखिर में इधर इस जगह पे we have, let me change the color. यहाँ पे जो है वो 16 बिट का checksum जो है वो बन रहा है, right? But let us go through the implementation. Now here is good. So this is the example of a 8-bit Fletcher checksum.
येलो कलर विजिबल नहीं है, लेट मी गो फॉर द ब्लैक और मे बी रेड कलर. This is fine. Okay. So let's see, there is a word, for example, a byte which is prozone. It has to be transmitted. So it has got an F, then O, and ultimately the last letter is N. Each character can be converted to a binary representation with the help of ASCII coding. It would be having an 8-bit representation for F. So you can go and see the ASCII character encoding, where you'll find out the F is equivalent to maybe 101010, for example, 8 bits बन जाएंगे. और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी ली जा सकती है जो कि बराबर है फॉर एग्जांपल 70 के. राइट, इफ यू हैव अ नंबर इन बाइनरी 1010111 कितनी हो गई 1, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसके डेसिमल नंबर में, एंड दैट कम्स आउट टू बी 70 फॉर f. सो आई हैव रिटन दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ बाइनरी में ऐड नहीं कर रहे बल्कि हम डेसिमल में ऐड करके रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि इट्स इजीियर टू गो इन द डेसिमल. सो वी हैव द decimal representation of f. For O it is 111, for R it is 114, for again O it's 111, U 117, Z के लिए, A के लिए, N के लिए, हर एक की decimal representation आ गई. Now the implementation algorithm is, it works on 8 bits. So f is basically 8 bits. Character encoding में f का 8 bit का कोड बनता है ASCII के अंदर. कोई शक शुबा तो नहीं है ना? कुछ ब्लैंक चेहरे से नजर आ रहा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. जी नदीम ठीक है, जी साबिर रहमान भाई सही है. सो वी आर वर्किंग ऑन 8 बिट्स एट वन टाइम. 7 बिट्स पे 70 बन सकता है. हाँ बन सकता है, उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि f का जो भी 8 बिट का कोड होगा उससे 70 बन रहा है. We mean to say कि whatever f character encoding in 8 bits is 7 पे भी हो तो आप चाहें तो शायद 6 भी बन जाएगा, लेकिन उससे हमें गर्ज नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि इसका एक स्पेसिफिक 8 बिट का कोड होगा ASCII का. उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जो भी आंसर आ रहा है वो जो भी हो, 70 जरूरी नहीं हो सकता 70 एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली हो, कुछ भी आ सकता है. You can go and consult the ASCII character coding tables and see कि f का क्या कोड है. उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, एक नंबर आ जाएगा वो लिख लेगा. ठीक है. So all the numbers are written. Now the algorithm works like this. It assumes two variables a and b, and both are initialized as 0. Both are initialized as 0. So देखिए क्या होता है, अब ये एक a को लेके चल रहा है और एक b को लेके चल रहा है, दोनों डायरेक्शंस में. So what we take, we add the number decimal representation into a, like 0 plus 70. The answer is 70. नेक्स्ट में क्या करेगा कि 111 को पिछले वाले में ऐड कर देगा. 70 में 111 ऐड कर दिया, 181 आ गया. नेक्स्ट में प्रीवियस 181 है, उसमें करंट वाली वैल्यू को ऐड कर लिया, 114 आ गया. तो जो आंसर आता है दैट गोज बियॉन्ड 256. मैंने कहा ना मॉड्यूलो 256 स्कीम है. सो अब जब आप ऐड करते हैं 181 को 114 के अंदर, तो आंसर इज 5, 9 एंड 2, 295. 295 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 256 को, तो आंसर इज 9 है, 3 है. So 39 is written here. नजर आ रहा है? Modulo 256 scheme है, तो number 1 goes beyond 256. The remainder is kept. So we have 39 here. Now the previous number is 339. The current number is 111. So answer is 150. Next में 117 में जब 150 ऐड करते हैं, 150 में 117. So this gives me 7, 6 and 2. Again the number is beyond 256. So the remainder of 256 minus 267, which is 1 and 1, 11 is kept. Ultimately 122 ऐड हुआ, फिर उसमें दोबारा 97 ऐड हुआ. 230 में जब 110 ऐड होगा फिर नंबर बढ़ जाएगा 256. अगर 256 आ जाएगा तो 256 इक्वल टू 0, बिकॉज क्या होता है, आप 0 से जब आप 9 पे जाते हैं 10 इनफैक्ट आप सर्कल में वापस आ जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज इनफैक्ट नथिंग बट 0, तो आप 0 लिखेंगे. ठीक है, सो इन दिस वे दिस वुड बी द लास्ट नंबर अचीव्ड 84. दिस इज माय फर्स्ट 8 बिट ऑफ द चेकसम क्रिएटेड. 84 आ गया. बी के ऊपर जाते हैं.
बी में क्या हो रहा है कि बी को इनिशियलाइज किया 0 से और जो भी कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे 70 है वो उसमें ऐड कर दी, so we get the 70 here. नेक्स्ट में a की वैल्यू ऐड होती है, नॉट द कैरेक्टर वैल्यू. टेक द प्रीवियस वैल्यू 70 एंड ऐड द वैल्यू ऑफ प्रीवियस a here which is 181, so answer is 251. नेक्स्ट में 251 के अंदर 39, this is 39 value added, again the number goes beyond 256, so the remainder is 34 which is kept. So ultimately ये स्कीम चलती रहती है और आपके पास एक लास्ट नंबर इसका भी आ जाता है जो कि 130 आ गया, बट बी के अंदर ए ऐड हो रहा है, ए के अंदर कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, राइट. एंड द checksum now it created is based on this principle that you take the b is 130 multiply by 256. 256 बेसिकली जब आप बिट्स को 8 बिट शिफ्ट करते हैं तो वो 256 बन जाता है. एक बिट हो तो 2 तक जा सकती है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 128 है, फिर 256 होती है. इसलिए इसको आपने b को 8 बिट शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 256 गिव्स यू द नंबर of the next 8 bits and the previous bit is added together which is a. So b is 130 multiplied by 256 plus a is 84. Whatever number is created it is basically 33364. ये जो नंबर है ये एक 16 बिट नंबर है. if you would like to write it like this तो ये basically इस तरह लिखा जाएगा. हेक्सा के अंदर इट इज 8254. इस नंबर की ये डेसिमल नंबर है, इसको जब हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो 8254 के बराबर होगा. हेक्सा में हर पर्टिकुलर डिजिट जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, तो 4 4 4 4 16 बिट्स हो गए, राइट. सो दिस इज योर checksum now which will be sent along with the data bits and it will be checked against. This is how 16-bit Fletcher checksum works, right. On the other hand now we can go for the, in fact इसको हम 8-bit Fletcher checksum कहते हैं जो कि 16-bit checksum create करता है. 16-bit के अंदर दो लोकेशंस ले रहे हैं ना, दो लोकेशंस. देखो एक एल्गोरिथम है, एक डिफाइन किसी एक रिसर्चर ने कहा कि जी इस checksum को अगर हम डिजाइन करें इस तरीके से तो ये हमारे एरर्स को कम करेगा. एम्पिरिकल मेथड है, ठीक है. तो मे बी another researcher could come with more than 2 numbers as well. आप C D E F तक जा सकते हो, राइट. वो तो अब जो काम कर रहा होता है वो अपने लिहाज से कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हुए एल्गोरिथम डिफाइन कर सकता है. बट द Fletcher checksum is based on 2 numbers. There is no third number. प्रिंसिपल इज आप 8 बिट्स को लेंगे और 16 बिट का checksum बना देंगे. इस केस में अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो here if you see this, now we are taking, or this scheme is taking 2 characters at one time. If it is visible, this is F and O. It's not only F, 8 बिट्स नहीं है बल्कि 8 और 8 16 बिट्स है. तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 18031 है. अगले दो नंबर हैं RO, वही डाटा सेम लिया हुआ है प्रोजोन. अब जो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 29295 है. UZ AN, similar 2 numbers A and B, both are initialized as 0. Now the calculation is no more modulo 256, but it is now modulo 65536. Whenever number go beyond 65536, it is subtracted and the remainder is written. So इस केस के अंदर A के अंदर कैरेक्टर ऐड होंगे, आंसर इज 18031. नेक्स्ट इटरेशन में 29295 ऐड होगा, 47326 आ गया. नेक्स्ट इटरेशन में 30074 ऐड होगा तो नंबर बढ़ जाएगा 65536. तो रिमाइंडर इज 11864. इट इज रिटन. अल्टीमेटली द लास्ट डेसिमल नंबर इज 36806. ऑन द अदर साइड बी के अंदर ए की वैल्यू ऐड हो रही है, ये ए ऐड हो गया इसमें. नेक्स्ट में 47326 ऐड हुआ, 65357 आ गया. इट इज दिस नंबर इज स्टिल लोअर देन 65536, इसलिए लिखा हुआ है. लेकिन जैसे ही अगला नंबर ऐड होगा ये बढ़ जाएगा 65536 से. तो रिमाइंडर इज 11685. अल्टीमेटली द लास्ट नंबर इज 48491. नाउ द स्कीम और द प्रिंसिपल इज सेम. B is
multiplied by 65536. 65536 basically shifts the number 16 bits from its location. 256 के बाद 1024 है, 2048 है, और अगर आप 16 बिट्स तक मूव करते चले जाएं तो 65536 बनता है. इसलिए इसकी ये प्रिंसिपल है कि आपने 32 बिट का चेकसम बनाना है तो 16 बिट को आप मूव करेंगे राइट साइड पे. So this 65536 will move the B 16 locations to the left. It will be added with the A. A is 36806, which itself is a 16-bit number. So 16 bit A की होंगी, 16 bit जो है वो B की by shifting हो जाएंगी. The number is 31779428. It's a 32-bit number. जिसको आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो number is Bravo Delta 6 Bravo 8 FC6. हर नंबर जो है वो 4 बिट्स के बराबर है. So ultimately this is a 32-bit checksum. This is more complicated of course because you are adding more or you're getting more bits, more overhead. But again, it has its own advantages. So this gives you 32-bit Fletcher checksum. It works on 16 bits of data and creates 32 bits checksum. So this is the Fletcher scheme. Fletcher works like this. The other one is the Adler. Adler is basically a 32-bit checksum. It has got one scheme. 32-bit checksum create करता है. It's similar to 16-bit Fletcher with three differences. What are the differences? Calculation is done on single byte instead of 2 bytes. The Fletcher 16-bit Fletcher was working on 2 bits, 2 characters at one time. But this scheme works on 1 character at one time. But still creates 32-bit checksum. Second is the modulus is now a prime number. It's not 65536 but a 65521, the closest prime number instead of 65536. It has been empirically found कि अगर आप इस नंबर को मॉडुलस में रखें और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो this has a better detection capability in some combinations of data. Again, I'll give you a research paper which was written by Mr. Adler, his name on the name of the researcher. So how he has come up with that empirical results. So there is a possibility of getting it better working in comparison to checksum created by the Fletcher. And third difference is that A is not initialized to 0 but it is 1 from the start. So this is another algorithm which creates the 32-bit checksum. Again, this is the diagram which creates a 32-bit checksum at the end. This is the flow diagram. Let's go on to the onto an example. So here again we are taking, if you see here, हमने 32 बिट का checksum बनाना है, ठीक है शफीक, और बजाय ये कि हम यहाँ पे अब 2 बिट्स ले, 2 कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर ले रहे हैं. देखिए F से शुरू किया है, you have an F here, then O and ultimately you go to N. 1 character at one time. So उसकी decimal representation जो है वो आ गई सामने. 70 F की है, ultimately N की 110 है. A और B again 2 characters. One is initialized to 1, second is initialized to 0. Principle is same. This is modulo 65521. It's not 65536. So now the addition is carried out. इस 1 के अंदर characters की value add होगी और A की value B में add होगी. ऐसे ही है. बाकी algorithm is same. ठीक है साबिर? So ultimately we have the evolution of A and evolution of B both. Whenever the number goes beyond 65521, the remainder is kept. A1 करने का मकसद ये है, अगर आपने मेरा शुरू बात सुनी हो, कि ये एल्गोरिथम मिस्टर एडलर ने डिफाइन किया, ठीक है. उन्होंने कहा जी कि अगर मैं इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास बेटर डिटेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है. There is a possibility of few combinations of data जो कि still pass हो जाते हैं by the Fletcher. Multi millions combinations है ना, कोई एक आध पास हो जाएगा, लेकिन इस स्कीम के तहत वो पास नहीं होगा. एक्सट्रीम केसेस लिए होंगे ना उसने 3-4 पेपर में आपको दूंगा, उसमें आप देखेंगे. एक्सट्रीम केसेस लेके उसने वेरीफाई किया कि अगर 3 चीजें हम इंप्लीमेंट कर दें या चेंज कर दें फ्रॉम द Fletcher, the detection capability is better. जिसमें एक ये है कि A को बजाय 0 के आप 1 से इनिशियलाइज करें, नंबर परफेक्ट नंबर पे आएगा ना अल्टीमेटली, checksum डिफरेंट क्रिएट होगा. तो अल्टीमेटली जो ये नंबर बन रहा है, ये नंबर 853 जो है ये 852 होता अगर ये 0 होता, लेकिन अब 853 आ रहा है.
तो 853 जब इधर आप प्लेस करेंगे तो इसके लिहाज से ये नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इस नंबर को जब चेकसम के साथ भेजेंगे या डाटा के साथ भेजेंगे तो इसकी एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी बेहतर है बनस्बत अगर उसको हम A0 करें। तो अल्टीमेटली एवोल्यूशन करके 853 इज द लास्ट नंबर है और यहाँ पे कंप्यूटेशन के बाद लास्ट नंबर है 3722। इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है यार, ये एल्गोरिथम है। अब ये सोचो कि एक बंदे ने जिसने एडलर बनाया है उसने ये स्कीम दे दी है, ठीक है। अब उसने क्यों दिया तो बिल्कुल इस तरह का सवाल है कि V इक्वल्स टू IR क्यों है। इट इज एम्पिरिकली वेरीफाइड, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ना जी ये वोल्टेज क्यों वोल्टेज I और R के बराबर है, मैं तो नहीं मानता लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। या क्यों जो है वो फॉर एग्जांपल जब हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक सेकंड डिग्री को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं जी कि जो रिजल्ट है या रूट्स है वो -b प्लस -√b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a के बराबर है। मैं नहीं मानता लेकिन वो है, मानना तो पड़ेगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है उनको मानना पड़ेगा। दिस इज द एल्गोरिथम गिवन बाय अ रिसर्चर एंड इट हैज बीन वेरीफाइड इन हिज वर्क। ही मस्ट हैव गिवन एन RFC, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा लोगों ने या व्हाटएवर। इन फैक्ट दिस कैन नॉट बी RFC बट ये कि it has been given as something जो कि हार्डवेयर में इंप्लीमेंट हुआ होगा और हार्डवेयर में जब कुछ इंप्लीमेंट होती है तो उसको उससे पहले बहुत दफा वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इट हैज बीन वेरीफाइड बाय नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। कर सकते हैं, यू आर राइट। देखो यही तो वेरिएशंस हैं। आप उसमें आप कहें जी मैं 4 से भी कर सकता हूँ लेकिन आई एम श्योर जब आप ज्यादा नंबर से करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की बढ़ जाएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन ज्यादा करनी पड़ेंगी। एक और फैक्टर भी होता है ना, आप कहते हैं, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले मैंने एक बात की थी कि जी जब हम एरर को डिटेक्ट करते हैं तो सबसे अच्छा तो ये है कि हम हर डाटा बिट्स को 2 दफा भेजना शुरू कर दें, इनकी जरूरत ही नहीं पड़े। आप कहें जी मैं एक दफा भेज तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ, पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट करूँ, तो आप बेहतर होंगे ना कि जी एक दफा नहीं समझ आया दूसरी दफा भी आ रही है तो मैं आप समझ लूंगा, अटेंटिव हो जाएंगे। लेकिन वो इफेक्टिव वे नहीं है। It is a way of wasting the bandwidth. If I'm making a complicated scheme, then it's of no use. Idea is always to implement anything with the minimum number of resources. Engineering solution ये होता है, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे नहीं आप 2 की जगह 3 पे भी जा सकते हो, और if you come out with the lesser complexity, why not? You could get a good journal paper published, you could get an MS thesis on that or a PhD thesis on that. इस तरह की चीजें वेरी करती हैं। He varied, लेकिन उसने क्या किया, एडलर और फ्लेचर ने क्या किया, they varied from the traditional checksum। वहां पे तो कुछ भी नहीं था इस तरह की चीज, इन्होंने कहा नहीं हम 2 नंबर्स लेके सॉल्व करते हैं। आप अगर इस तरह समझते हैं कि जी मेरा इतना आइडिया है, मैंने काम किया हुआ फील्ड में और मैं इससे अच्छा एक स्कीम प्रपोज कर सकता हूँ, तो यू कैन ऑलवेज, पीपल हैव बीन वर्किंग इन दिस एरिया। आप जब चेकसम के पेपर्स देखेंगे, what my idea is कि go and find out the papers on checksum, रिसर्च पेपर्स देखें जाके कि लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, एंड मे बी यू इंक्लूड एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर टाइटल के जी मैंने ये रिसर्च पेपर जो देखा है नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर, मैं उसमें एक क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो आप देखेंगे लोगों ने इसमें किस तरह काम कर रहे हैं। आइडिया भी यही है, मेरा आपको बताने का मकसद भी यही है। ऑफ कोर्स गुड इफ यू थिंक कि जी 3 के मदद से कर सकता हूँ, 4 की मदद से कर सकता हूँ, तो आप ये देखेंगे हर रिसर्च पेपर के अंदर जब कोई आइडिया प्रेजेंट होता है तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होती है। यू ऑलवेज गो एंड चेक कि यार ये तरीका तो ठीक है, इफेक्टिव भी है, लेकिन क्या ये इतना सादा भी है कि इसको किया जाए, या इसमें इतना काम करना पड़ रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है इसकी कैलकुलेशंस में कि जो दूसरी स्कीम है, अगर सही स्कीम है जो कि 2 सेकंड लेती है और आपकी स्कीम अगर 10 सेकंड ले रही है, ऑल्दो उसमें एरर कोई नहीं आ रहा, इसमें 2 एरर्स भी आ रहे हैं, तो आई विल गो फॉर दिस। जी ठीक है 2 एरर्स भी आ रहे हैं तो मैं उसको, मुझे एक्सेप्टेबल है क्योंकि वक्त कम ले रहा है, उसमें वक्त बहुत लग रहा है। तो देयर आर ऑलवेज ऑफशूट्स या कहेंगे ट्रेड ऑफ्स। अगर आपको कबूल है कि जी ज्यादा टाइम देके तो ठीक है, लेकिन अगर कबूल नहीं है, टाइम इज ऑफ मोर प्राइम इंपॉर्टेंस, देन यू मे गो फॉर अ सिंपलर स्कीम, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज वेरिएशंस आपको मिलेंगी, और शायद अभी आप पेपर्स देखेंगे इससे भी वेरिएशंस मिलेंगी, बट दीज आर दी एट द मोमेंट दीज स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि वेरीफाइबल है आफ्टर लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, बट न्यू स्कीम्स आर कमिंग अप, यू आर राइट। तो इसके अंदर idea is कि you go for the modulo 65521, initialize a to some other value
and work on a single character, 8 bits, and ultimately you create a checksum which is a 32-bit checksum as shown over here based on the same principle. So you shift the character B by 16 locations, which is 65536. If it's not visible, थोड़ा सा शायद नजर आ भी रहा हो, ये हमने 3722 को जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, उसको 16 बिट शिफ्ट कर दिया इस जगह पे, और 853 को पहली 16 लोकेशंस पे लिख दिया. तो ये जो नंबर आया है ये अगेन 32 बिट नंबर है, बट दिस इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एडलर चेकसम, and now this will be sent along with the data bits, and the rest of the procedure would remain same, right? So these are the three different schemes of three popular schemes for the error detection, right? So all of these schemes, they work on the principle of retransmission, because आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे और चेक करके आपको पता चलेगा कि एरर डाटा में तो आपका रिसीवर क्या कहेगा, वो कहेगा जी कि मुझे डाटा ठीक नहीं मिला, दोबारा भेज दें आप. बट दिस स्कीम इज नॉट नेवर अ गुड आइडिया कि आप रीट्रांसमिशन के ऊपर काम करें. नेटवर्क्स के अंदर जनरली रीट्रांसमिशन इज एक्सेप्टेबल फॉर नंबर ऑफ रीजंस, बिकॉज मोर बैंडविड्थ इज अवेलेबल. बट इन अ लार्जर सेंस जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वहां पे हम रीट्रांसमिशन को अच्छा काम नहीं कहते, या कहेंगे एंड टू एंड वी डू नॉट वांट कि जी चीज जो है वो एंड पे पहुंच जाए, तो वहां पे आप कहेंगे जी मैंने आपसे बात करनी थी, बीच वाले नोट्स तो ठीक है रीट्रांसमिशन उन्होंने करवा ली, लेकिन से यहाँ से मैं अमेरिका बात कर रहा हूँ और अमेरिका वाला मुझे कहे कि जी रीट्रांसमिट करें, तो वो ठीक नहीं है. उसके लिए मुझे ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए मेरे पास कि अगर कोई एरर एंड पे पहुंच भी गया है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए. उसके लिए वी गो फॉर द फॉरवर्ड एरर करेक्शन मैकेनिज्म, राइट? Forward error correction mechanisms, in fact now this is a detailed topic for the digital communication, so maybe we not discuss this, but इसके अंदर जो popular schemes हैं उसमें cyclic codes हैं, उसमें LDPC codes हैं, उसमें Viterbi coding schemes हैं, और इन स्कीम्स में ये नहीं होता कि आप रीट्रांसमिशन की बात करते हैं, बल्कि आप एरर को रिसीवर साइड पे करेक्ट कर लेते हैं बाय सम एल्गोरिथम, राइट? सो जो चेकसम CRC पैरिटी स्कीम्स हैं, दे आर फॉर द इंटरलिंक ट्रांसमिशन या फ्रॉम नोड टू नोड करेक्शन, या यू मे कॉल इट्स अ डाटा लिंक लेयर स्कीम्स. But for the end-to-end schemes, we do not go for the retransmission, we go for the forward error correction mechanism. So the FEC schemes, they are implemented with an aim that you do not ask for the retransmission, correct it at the receiver side. So this is as far as the detection and correction is concerned, which we did. Sorry? क्या टाइम हो गया अभी? अभी तो टाइम है ना. अच्छा चले मैं इतना बता दूं आपको कि सॉकेट प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन जो है वो आपने फिर नेक्स्ट क्लास में देख कर आना है, ठीक है? दोज 2 लेक्चर्स आर इम्पोर्टेंट और वो आपके एग्जाम का हिस्सा भी होंगे, ठीक है? उसमें से MCQs या कोई स्मॉल क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपके पेपर में पूछूंगा. इम्प्लीमेंटेशन की अलग वेटेज होगी, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा अभी सॉकेट प्रोग्रामिंग से मुताल्लिक, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी है, आपने लेक्चर देखने हैं और जो कोड दिया हुआ है क्लाइंट सर्वर का उसको आपने GCC के अंदर जो इसका कंपाइलर है उसमें कंपाइल करके उसको रन करना है और रिजल्ट्स के स्नैपशॉट्स मुझे मेल करना है, ठीक है? उसमें छोटा सा एक स्मॉल पीस ऑफ सेंटेंस है जो कि ट्रांसमिट होगा, आपका क्लाइंट सर्वर को भेजेगा, सर्वर क्लाइंट को भेजेगा, तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है? और उस चीज के लिए नेक्स्ट क्लास में आई कैन गिव यू 2 वीक्स फॉर दैट. आप नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आए, पहले खुद देखते हुए लेक्चर्स देख लें, अपने एंड पे इम्प्लीमेंट करें, कोई इशू हो तो नेक्स्ट क्लास में इधर इस सेशन के अंदर उसको हैंडल करें और यहाँ पे उसको कंपाइल करके उस काम के अंदर अगले वीक में, आज क्या तारीख है? 25 है, तो 25, 3 और 4 मार्च को जो लेक्चर है वो इधर लैब में होगा. 4 के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका 11 मार्च का, उसमें आपने वो असाइनमेंट मुझे देनी है. 11 मार्च को हम इससे आगे चलेंगे जिसमें हम फिर आगे वाईफाई और फर्दर इनफैक्ट हमारा एम चला जाएगा टुवर्ड्स IP एड्रेसिंग स्कीम्स, उसके जो मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन हैं उन पे हम चले जाएंगे, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें. 17 से है तो अगला लेक्चर जो 11 वाला होगा वो शामिल होगा, लैब सेशन भी शामिल होगा उसमें, ठीक है?
इसका भी ASCII है। वो इस तरह से है कि जब आप 16 बिट्स में नंबर लिख लेंगे ना, मैंने अब दूसरे में F और O दोनों को लूंगा मैं, ठीक है। तो F का जो 8 बिट होगा वो हो सकता हो 111, और दूसरे का हो सकता है 01। तो अभी क्या हो गया, 16 बिट्स बन गई। इनका डेसिमल नंबर आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि दिस वुड बी 2 पावर 15 मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली जो नंबर आएगा इट वुड बी अ लार्जर नंबर, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि वो 16 बिट का नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। तो इसमें आप 8 की जगह 16 बिट्स ले रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे कन्वर्जन नहीं मांगूंगा, मैं आपसे उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग पूछूंगा। ना ही मैंने आपसे बाइनरी कन्वर्जन का सवाल करना है, ना ही मैंने आपसे जो है ना वो कोई इस तरह की चीज पूछनी है कि जो आपको याद करनी पड़े। आई विल आस्क यू द थिंग्स विच ओके, जिसकी आपके पास आपका उसका उसको समझ हो आपकी कि कैसे हो रहा है, अलगो क्या किस तरह काम कर रहा है ये। फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो है वो शैनन ट्रॉपी का ताल्लुक उससे नहीं है, वो एक अलग चीज है। उसमें आप ये देखें कि आप बेसिकली बजाय वो जो आप बिट्स भेज रहे होते हैं वो बिट्स ही भेजते हैं, बल्कि उनकी जगह आप चैनल कोड्स भेजते हैं। वो चैनल कोड जो है डीकोड होते हैं रिसीवर साइड। शैनन तो कैपेसिटी के बारे में बात करता है ना, कि आप कितना डाटा जो है वो करेक्टली भेज सकते हैं अपने ऊपर। अगर आप उससे ज़्यादा डाटा भेजते हैं तो वो भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है विद द फॉरवर्ड एरर करेक्शन मैकेनिज्म। शैनन कैपेसिटी इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम बाउंड है ना जो कि आपको शैनन दे रहा है। इफ यू आर सेंडिंग मोर डाटा or maybe the data which you are sending and still it is getting some errors because of the noise, तो उसको किस तरह करेक्ट किया जा सकता है, that comes in the channel codings। शैनन में चैनल कोड तो नहीं बनाते आप, वो तो आपको कैपेसिटी बता रहा है। ऐसे ही ना वो आपके पास फॉर्मूला है ना कि जी चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंडविड्थ टाइम्स log to the base 10 of 1 plus signal to noise ratio, ये है ना। तो आपके पास चैनल कैपेसिटी कितनी बिट्स पर सेकंड भेजनी चाहिए ऑन दी चैनल, बेस्ड ऑन के बैंडविड्थ के पाइप की विड्थ कितनी है और कितनी चैनल के अंदर नॉइज आ रही है, तो आपसे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन स्टिल दीज बिट्स कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, सो दोज करप्टेड बिट्स कैन बी करेक्टेड इफ यू चैनल एनकोड। उसमें विटरबी डिकोडिंग के तहत उसको आप डिकोड करते, जब डिकोड करते हैं तो वो जो रॉन्ग बिट्स हैं, 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, वो दोबारा ठीक हो जाती है, रीट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे इन डेप्थ इस चीज को एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर कवर किया जाता है, एरर करेक्शन, फॉरवर्ड एरर करेक्शन का। हाँ ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो one slide on that as well। डेफिनेटली वही ना, चेकर ही है ना कि देखो चेकर से मुराद क्या है, जो आपने काम ट्रांसमीटर में किया उसका रिवर्स रिसीवर साइड पे करना है ना। हाँ वही के बिट्स बना के उसको आप ऐड करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके ये देखें आपके पास इनफैक्ट ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इसमें क्रिएट की जाती हैं, एंड वी हैव द नंबर ऑफ बिट्स रिसीव्ड ऑन द टॉप, सो वी मूव अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल, जिसमें हम पाथ्स को कंप्यूट करते हैं और उनकी करेक्शन या उनकी आप ये समझें कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज को काउंट करते रहते हैं। जहाँ पे ये कंबाइन हो जाएगा वहाँ पे अब ये दो पाथ एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं या दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इस केस के अंदर यहाँ तक आ गया आपके पास 1 2 3 4 जगहों में, तो इनमें से हर दो पॉसिबिलिटीज में से एक रखी जाएगी और एक ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पैरामीटर कैलकुलेट होगा और जो अननेसेसरी या लेस प्रोबेबल पाथ्स है वो खत्म हो जाएंगे,
और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज है वो रखी जाएंगी, अल्टीमेटली इसे आगे मूव करेंगे और वी रीच टू द एंड अगेन। यहाँ पे फिर कन्वर्ज हो रही है दो रास्ते, तो किसी एक को रखेंगे और एक को खत्म कर देंगे, उससे पीछे जो रास्ता डिसकंटिन्यू हो गया वो भी खत्म हो गया, अल्टीमेटली यहाँ से आगे मूव करेंगे और फाइनली जब जो लास्ट बिट्स रिसीव हुई हैं उनकी बेस पे फाइनल कंप्यूटेशन हो जाएगी और दिस इज द फाइनल डीकोडिंग। बेसिकली ये रिसीव जो ऊपर हो रहा है ये चैनल कोड्स रिसीव हो रहे हैं टॉप पे, ठीक है। एक मिनट इसमें चेंज, these are the channel codes which are being received और यहाँ पे ये decoding हो रही है। the lower part is showing कि you are receiving a 0, so in fact ये 1 1 का मतलब था ये भी channel code है, ये सारे channel codes हैं इस एक्सेस के, ये decoding हो रही है based on the most optimal path, so this is being decoded as 0। यहाँ पे एरर था, ये इस बिट में एरर था, स्टिल इट इज इनफैक्ट जब इसकी थ्योरी में जाए तो ये करेक्टली इसको रिकवर करता चला जा रहा है। तो 0 0 यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ठीक है। सो ये करेक्टली इसने डिकोड कर दिया बेस्ड ऑन एन एल्गोरिथम व्हिच इज विटरबी डिकोडिंग स्कीम। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि इस चैनल कोड्स और डिकोड के अंदर इस मैकेनिज्म के अंदर बिट्स एरर में भी आए तो एक खास तरीके से उनको करेक्ट किया जा सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बट दिस इज क्या कहेंगे दादा, इसको मैं यहाँ पे कवर भी कर सकता हूँ लेकिन ये कि शायद ये अभी नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एंड टू एंड डिकोडिंग में आता है। तो एंड टू एंड डिकोडिंग जो होती है वो जनरली डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर होती है, इसमें आप फिजिकल लेयर पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप ज़्यादातर जो है वो अपर लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, लोअर लेयर्स पे या फिजिकल लेयर पे जो बात हो रही है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन वो फिजिकल लेयर पे हो रही होती है। जो नेटवर्क की थ्योरी है वो जनरली नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है। तो अभी प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की थ्योरी है, अब हम नेटवर्क लेयर पे आ जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएंगे, ठीक है। और कोई चीज, चलो ठीक है, वी कीप इट टू दिस पॉइंट। एनी टू बी आस्क्ड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।